हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सार्थक एजुकेट यूट्यूब चैनल। आज का इस वीडियो में अपकमिंग इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड से टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वीडियो इसीलिए आपको लास्ट तक पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन रेज्ड बाय ए स्टूडेंट, यदि शिक्षक एक विद्यार्थी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं है। आप एक शिक्षक हैं और आप कक्षा में प्रवेश किए हैं। एक बच्चा ने आपसे ऐसा एक सवाल पूछा जिसका जवाब आप नहीं दे सके, यानी कि जिसका जवाब आप दे नहीं सकते। अभी आपको कई भी कारण से हो सकता है याद नहीं आ रहा, या फिर बाद में आप रिसर्च करके बता सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1, ही शुड अवॉइड रेस्पॉन्डिंग। आप एक शिक्षक हो और आप कक्ष में हो, बच्चे जो पूछेंगे आपको उसका जवाब देना ही है। आप अवॉइड करने से बच नहीं सकोगे, ठीक है? बचने से काम नहीं बनेगा। ऑप्शन 2, ही शुड गिव एन इंटरिम आंसर टू अवॉइड एम्बैरेसमेंट, यानी कि आप अगर जवाब नहीं देंगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी और उसे छुटकारा पाने के लिए या फिर उससे बचने के लिए आपको वैकल्पिक या फिर अंतरिम उत्तर देना चाहिए। यह भी गलत बात है। ऐसा भूल जवाब आपको नहीं देना है, घुमा फिरा करके आपको बातें नहीं करनी है। टू द पॉइंट। आप अगर आता है आपको उत्तर तो आप सीधा बोलिए, नहीं आता है तो बाद में हम रिसर्च करके बोलेंगे, बाद में चेक करके मैं आपको बताऊंगा, ऐसा बोल सकते हैं। ऑप्शन 3, एडमिट इन द क्लास दैट यू विल ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन एंड गिव द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास। यही सबसे उचित बात है, क्योंकि आप कक्षा में यह स्वीकार कीजिए कि अभी मैं इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे सकता, मैं बाद में कोशिश करूंगा इसका सही सलूशन ढूंढकर आपको बताने के लिए, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सही जवाब दूंगा। ऐसा आप एडमिट कर सकते हैं, यह सबसे सही बात होगा। ऑप्शन 4 में है, पोज द क्वेश्चन टू द क्लास एंड आस्क देम टू कम प्रिपेयर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। यह भी बिल्कुल गलत तरीका है। आपको कोई बच्चा ने प्रश्न पूछा है, आप यही प्रश्न को क्लास को करने के लिए दे देंगे और बोलेंगे नेक्स्ट डे, यानी नेक्स्ट क्लास में आप उसे प्रिपेयर करके आइएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा करने से आप एक एफिशिएंट टीचर नहीं बन पाएंगे। याद रखिएगा, बच्चे भी समझ जाएंगे कि आपका जो स्किल है, आपका जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार है, और धीरे धीरे ही सही बच्चे आपसे जो तालमेल है, आपके प्रति जो रुझान है, बच्चों का जो श्रद्धा है, ये कम होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी इज। अगर हमें प्रभावपूर्ण शिक्षण की आधारभूत बहुत ही मजबूत करना है, यानी कि एक आप प्रभावशाली शिक्षक होना चाहते हैं, प्रभावशाली तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए? आपका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ऑप्शन 1, मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल्स। यह बिल्कुल होना चाहिए। आप अगर एक शानदार शिक्षक बनना चाहते हो तो आपका जो टीचिंग स्किल है यह शानदार होना चाहिए। ऑप्शन 2, मास्टरी ओवर यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको अलग अलग तरीकों के बारे में जानकारी नहीं है, अलग अलग मेथड्स आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? ऑप्शन 3, मास्टरी ओवर अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम आपको किस प्रकार कुछ इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं, किस प्रकार हम आपके साथ अभी बातचीत कर रहे हैं, समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तो मीडिया को भी यूज़ करना आना चाहिए। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ऊपर में जो 1, 2, 3 ऑप्शंस है, ये तीनों ऑप्शंस, ये तीनों स्किल्स हमें आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आज हम 30 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचर्स नॉलेज ऑन स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट्स आर कवर्ड बाय द सब्जेक्ट। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और अभिरुचियों के बारे में शिक्षक के लिए जानकारी उपलब्ध किस शास्त्र में है, किस विषय में है? ऑप्शन 1, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन।
ऑप्शन 2 साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन 3 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड ऑप्शन 4 पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का जो मनोविज्ञान है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसको अगर हम शानदार तरीके से नहीं समझ पाएंगे, नहीं जानेंगे, तो बच्चों का जो रुचि है, बच्चों का जो इंटरेस्ट है, वो हम सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। और जब तक हम बच्चों का उन इंटरेस्ट समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम सही तरीके से उनको दिशा निर्देश नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। A student in class 8 is experiencing severe episodes of depression within the past year. As the student approaches the transition in puberty, it would be most important for the student to कक्षा 8 की एक विद्यार्थी पिछले वर्षों से अवसाद की गंभीर परेशानी अनुभव कर रही है, जबकि वो वयस्संधि के संक्रमण समय में पहुंच रही है। उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या बहुत महत्वपूर्ण होगा? खास करके जो लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनके लिए वो जब प्यूबर्टी में प्रवेश करते हैं, तो उस विषय में, उस क्षेत्र में क्या करना चाहिए, क्या सबसे बढ़िया होगा? ऑप्शन 1 कंसिडर चेंजिंग द स्कूल। प्यूबर्टी में कोई बच्ची प्रवेश कर रही है तो उसका जो विद्यालय है उसे बदल देना चाहिए। दिस इज नॉट ट्रू। ऑप्शन 2 डेवलप फ्रेंडशिप्स विथ पीयर्स हु हैव सिमिलर प्रॉब्लम्स। तो जिनका इसी प्रकार समस्याएं हैं, उन सहपाठियों के साथ बातचीत करना चाहिए, दोस्ती निभाना चाहिए, तब जाकर के सही काम बनेगा। इसीलिए ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो सकता है। ऑप्शन 3 रिलाई ओनली ऑन फैमिली मेंबर्स फॉर हेल्प। उस अवसाद से बाहर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन पर डिपेंड करने से काम नहीं बनेगा। ऑप्शन 4 लर्न टू एक्सेस काउंसलिंग सर्विसेज एज नीडेड, यानी कि आवश्यकता अनुसार परामर्श सेवाओं के बारे में जानकारी करना सीखना चाहिए। इससे क्या काम बनेगा? कोई काम नहीं बनेगा। प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? दोस्तों के साथ जब तक इस प्रकार वार्तालाप नहीं करेंगे, फ्रेंडशिप बिल्डअप नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त भी यही सिचुएशन से गुजरते हैं। इसीलिए उनके साथ बातचीत करना सबसे ज़रूरी है इस केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज टू, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। जो NEP 2020 लाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 प्रिपेयर ए न्यू करिकुलम। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक करिकुलम को डिजाइन करना नहीं है। ऑप्शन 1 सही नहीं होगा। ऑप्शन 2 इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि नई शिक्षा नीति को जो एजुकेशन सिस्टम का मौजूदा क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसे सुधार करने के लिए, उसे और उच्चतम बनाने के लिए लाया गया है। ऑप्शन 2 सही हो सकता है। ऑप्शन 3 इंट्रोड्यूस योगा इन स्कूल्स। विद्यालय में योगा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए, योगा की शुरुआत करने के लिए नई शिक्षा नीति नहीं लाई गई है। ऑप्शन 4 डीलिंग द डिग्री विथ एजुकेशन। डिग्री को शिक्षा के साथ अलग थलग करने के लिए नहीं लाया गया है नई शिक्षा नीति। ये बिल्कुल गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। बेस्ट टीचर इज 1। सबसे उत्तम शिक्षक कौन है? ऑप्शन 1 हु प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। देखो, लगभग हर एक शिक्षक क्या करते हैं, जो भी विषय पढ़ाने के लिए जाते हैं उसी विषय से संबंधित इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। तो ये अगर देते हैं तो सब बेस्ट हो जाते हैं, नहीं होते हैं। हु इज़ फ्रेंडली विद स्टूडेंट्स। जो बच्चों के साथ दोस्ती निभाते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। वो भी बात सही नहीं है। हु इंस्पायर द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल्स। ये सही जवाब है, क्योंकि जो शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी जो अंदर छुपा हुआ क्षमता है उनको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन 4 है हु इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद द रूल्स। नियम के साथ, कायदे कानूनों के साथ जो सख्ती रखते हैं, बरतते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक नहीं होते, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 7, क्योंकि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है यहाँ हमें समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं हर एक ऑप्शन को भी स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि किस प्रकार ये सही ऑप्शन हो रहा है। ए गुड टीचर कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी अमंग स्टूडेंट्स बाय। एक अच्छा शिक्षक
शिक्षार्थियों के बीच में सकारात्मकता ला सकता है। कैसे ला सकता है? पॉजिटिविटी कैसे क्लास में लाया जा सकता है? ऑप्शन 1, प्रमोटिंग कंपटीशन बिटवीन देम। देखो, अगर हम एक शिक्षक होने के नाते बच्चों के बीच में बहुत ही कंपटीशन करवाएंगे तो उससे बढ़कर क्यों नहीं नंबर लाया, तुझसे कुछ नहीं होगा, ये कितना अच्छा लड़का है, ये कितनी अच्छी लड़की है, इस प्रकार अगर हम करेंगे, कॉम्पीट करवाएंगे बातों बातों में, तो वो बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा। ऑप्शन 2, इन्वॉल्विंग ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास वर्क इंटरेक्शन। यह सबसे सही बात है, क्योंकि हर एक बच्चा जो कक्ष में मौजूद है उससे हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अधिगम करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें बच्चों को, हर एक बच्चों को शामिल करना चाहिए। यही सबसे सही जवाब होगा। ऑप्शन 3 फिर भी हम देखेंगे, डेलीगेटिंग वर्क टू अबव एवरेज स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एवरेज से जो ऊपर वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ हम काम देंगे, बाकी जो बच्चे हैं उनको हाँ करके बैठने के लिए बोलेंगे, तो ये तो गलत बात है जी। ऑप्शन 4, डेलीगेटिंग वर्क टू बिलो एवरेज स्टूडेंट्स। ये भी बिल्कुल गलत बात है। ये सेग्रीगेशन वाला कार्य नहीं चलेगा, राजनीति में चलता है, कक्ष में ये सब नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग लंच ब्रेक while playing children enact like teachers and students, this form of teaching is known as। जब लंच हो रहा था, मध्याह्न भोजन जब हो रहा था, उस अवकाश के दौरान खेलते समय बच्चे शिक्षकों का एवं विद्यार्थियों की तरह अभिनय करते हैं। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहा जाता है, या फिर इस प्रकार के अधिगम को जाना जाता है? ऑप्शन 1, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन 2, कॉग्निटिव लर्निंग, ऑप्शन 3, वर्बल लर्निंग एंड ऑप्शन 4, सोशल लर्निंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सोशल लर्निंग। खेल कूद के माध्यम से जो सिखाने का प्रयत्न किया जाता है, जो अधिगम करवाने का प्रयत्न किया जाता है, उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है, जो कि बोलते हैं हम खेल खेल में बदलो दुनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स एज अ टीचर। एक शिक्षक होने के नाते हमें बच्चों के बीच में आत्मविश्वास किस प्रकार बूस्ट करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए? ऑप्शन 1, शुड एनकरेज इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग करने से आत्मविश्वास बिल्डअप हो जाएगा, गलत बात है। इंग्लिश भी हिंदी की तरह ही एक भाषा है। ऑप्शन 2, शुड एनकरेज पंक्चुअलिटी इन द क्लासरूम। क्लासरूम में डिसिप्लिन अगर हम तवज्जो देंगे, बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो क्या बच्चों के बीच में बच्चों का जो आत्मविश्वास है ये बहुत ही शानदार हो जाएगा? ये भी बात गलत है। ऑप्शन 3, शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू ड्रेस वेल। हम बच्चों को बहुत शानदार तरीके से पोशाक पहनने के लिए बोलेंगे, उत्साह देंगे, तो इससे बच्चों का जो आत्मविश्वास है ये बहुत ही ऊंचा हो जाएगा। बात गलत है। ऑप्शन 4, शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर यूनिक पोटेंशियल्स। ये सही बात है, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, हमें विद्यार्थियों को उनकी जो असाधारण क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों से जुड़ा हुआ जो भी ऑप्शन रहेगा उसी को आप टीचिंग एप्टीट्यूड में सही जवाब दीजिएगा। व्हिच स्टेटमेंट सुइट्स मोस्ट फॉर एन इफेक्टिव टीचर। निम्न में से कौन सा कथन एक प्रभावशाली शिक्षक के साथ सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 1, गिव लॉट्स ऑफ असाइनमेंट्स टू द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों को जो शिक्षक बहुत सारे अत्यधिक कार्य करने के लिए देते हैं वहीं ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षक हो जाते हैं? नहीं जी, ये गलत बात है। ऑप्शन 2, इम्प्रेस द स्टूडेंट्स विथ फ्लुएंट इंग्लिश इन द क्लास। इंग्लिश चबड़ चबड़ बोल के फिल्म स्टार की तरह जो बच्चों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, जो बच्चों को बहुत ही अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं, वहीं सक्सेसफुल टीचर हो जाते हैं, वहीं इफेक्टिव टीचर हो जाते हैं। बाकी जो सिंपल तरीके से अपना जो विषय है उसी विषय में बात करते हैं, जैसे कि हिंदी क्लास में हिंदी में ही बातें करते हैं, बांग्ला क्लास में बांग्ला में ही बातें करते हैं, वो चबड़ चबड़ इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इसका मतलब वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, वो प्रभावशाली शिक्षक नहीं है। दिस इज क्वाइट रॉन्ग। ऑप्शन 3, टेक रेगुलर क्लास टेस्ट इन द क्लास। जो कक्षा में रेगुलरली क्लास टेस्ट लेते हैं वही इफेक्टिव टीचर हैं, वो भी बिल्कुल बात गलत है। ऑप्शन 4, रिलेट द सब्जेक्ट विद द रियल लाइफ सिचुएशंस और एग्जाम्पल्स। ये सबसे सटीक बात है, क्योंकि जो शिक्षक बच्चों का रियल लाइफ के साथ
जोड़ करके मिलान करके पढ़ाता है वही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है। इसीलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज फोकस्ड ऑन, आपको बताना है प्रगतिवादी शिक्षा किस पर केंद्रित है। ऑप्शन 1 पैसिव लर्निंग, ये बिल्कुल गलत बात है। पैसिव लर्निंग पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन फोकस्ड नहीं है। एक्टिव लर्निंग ये सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्टिव लर्निंग को तवज्जो देता है। स्टीरियोटाइप लर्निंग लड़का पढ़ सकता है, लड़की नहीं पढ़ सकती है, ये गलत बात है। ये स्टीरियोटाइपिंग होता है, लड़का कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती है। लड़के फुटबॉल खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं खेल सकती। ट्रेडिशनल लर्निंग यानी कि लेक्चर मेथड का जहां ज्यादा प्रयोग होता है, पनिशमेंट का जहां ज्यादा प्रयोग होता है, वहीं होता है ट्रेडिशनल लर्निंग। तो यहां भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन फोकस नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। CCE स्टैंड्स फॉर, बहुत आसान है। CCE का पूरा मतलब क्या है? आप में से बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जानते हैं। CCE का पूरा मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ऑप्शन 3 हो जाएगा इस प्रश्न का सटीक उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, जिसे संक्षेप में ICDS कहा जाता है, जो कि आंगनवाड़ी में बहुत सारे पोशाक, इसके साथ साथ जो पोषक तत्व दिया जाता है, खाना दिया जाता है, वही सब ICDS के अंडर पे आता है। ICDS का फुल मीनिंग भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, इसे ICDS कहा जाता है। तो इसका जो उद्देश्य है ये क्या है, यानी कि इसमें ICDS में क्या शामिल है? ऑप्शन 1 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ये बिल्कुल ICDS में शामिल है। गुड़ खिलाया जाता है बच्चों को। हेल्थ चेकअप, ये हेल्थ चेकअप भी होता है। बच्चों का आंखों को टेस्ट भी किया जाता है, हम भी अपना स्कूल में करवाते हैं बीच बीच में। प्री स्कूल एजुकेशन, विद्यालय पहुंचने से पहले जो बच्चों को खेल खेल के साथ पढ़ाया जाता है मोंटेसरी मेथड को अप्लाई करके, वो भी इसमें शामिल है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 14। टेट रेफर्स टू, टेट का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो आप में से बहुत सारे शिक्षार्थियों को पता है टेट का मतलब होता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऑप्शन 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द टर्म पेडागोजी रेफर्स टू, शिक्षा शास्त्र से अभिप्राय क्या है आपको बताना है। ऑप्शन 1 मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, यही तो है पेडागोजी का मीनिंग, पेडागोजी का मतलब, यानी कि शिक्षण की विधि एवं अभ्यास को पेडागोजी कहा जाता है। ऑप्शन बी में है चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट, ये पेडागोजी नहीं है। ऑप्शन सी में है स्पेशल काइंड ऑफ स्कूल्स, ये स्पेशल एजुकेशन वाला बात है, ये सेग्रीगेशन वाला बात है। ऑप्शन 4 चाइल्ड्स लर्निंग लेवल, बच्चों का जो अधिगम है, अधिगम का स्तर, ये भी पेडागोजी नहीं कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 16। गर्ल्स शुड बी एनकरेज टू हैव एजुकेशन बिकॉज, लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इसका कारण क्या है आपको बताना है। ऑप्शन 1 गर्ल्स आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज, ये स्टीरियोटाइप है, ये बात बिल्कुल गलत है। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा शातिर होती हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होती है, ये भी हम नहीं कह सकते। ऑन द अदर हैंड हम ये भी नहीं कह सकते कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऑप्शन 2 गर्ल्स आर मोर हार्ड वर्किंग दैन बॉयज, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेहनती होते हैं, ये भी तुलना करना गलत बात है। कभी कभार हम देख लेते हैं ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो जब चेयर पे बैठते हैं तो हिलने का नाम नहीं लेते, अजगर जैसा बैठ जाते हैं, तो वो भी बात गलत है। ऑप्शन 3 एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज एन इम्पॉर्टेंट मैथड ऑफ ब्रिंगिंग सोशल चेंज, ये सबसे सही बात है, क्योंकि महिलाओं का शिक्षा, बालिकाओं का शिक्षा जब तक नहीं होगा तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। तो सामाजिक परिवर्तन करवाने के लिए, धीरे धीरे सोशल ट्रांजिशन करवाने के लिए बालिकाओं का शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। ऑप्शन 4 गर्ल्स कुड बी गुड टीचर्स, लड़कियां उच्च शिक्षिकाएं बन सकती हैं, ये भी बात बताना मुश्किल है। बहुत सारे लड़के भी बहुत ही उन्नत मान का शिक्षक बन जाते हैं, प्रोफेसर्स बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 17। एन इफेक्टिव टीचर विल एंश्योर, एक प्रभावी शिक्षक क्या सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन 1 कंप्लीशन ऑफ लेसन, पाठ की पूर्णता, ये प्रभावी शिक्षक हमेशा एंश्योर नहीं करते हैं कि मैंने जो चैप्टर लिया है वो कंप्लीट है या नहीं। ऑप्शन 2 कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव बात है, बच्चों के बीच में, शिक्षार्थियों के बीच में
जो प्रतिद्वंदिता है ना, वो हमें कभी करना नहीं चाहिए। इस प्रकार जब हम करते हैं तो नेगेटिव ट्रेट है, नेगेटिव बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है। जैसे पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो जिस प्रकार हिंसा फैलाते हैं उस प्रकार बच्चे भी करने लगेंगे, इसीलिए हमें वो काम नहीं करना है। ऑप्शन 3 क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल हमें करना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी का बुराई करना, दूसरों के बारे में समालोचना ही करना, इसे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कहते। यानी कि कभी कभार हम जो कंस्ट्रक्टिव सोचते हैं ना, उसे डीप जब हम चिंतन करते हैं, बहुत ही गंभीरता से चिंतन करते हैं, समालोचनात्मक चिंतन करते, तब उसे क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। और यही बच्चों को ये मददगार साबित होता है, बच्चे समझ पाते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऑप्शन 4 कंट्रोल ओवर द क्लास, कक्षा को नियंत्रण करना, ये गलत बात है, ये टीचर सेंट्रिक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 18, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी असेस्ड बाय द, शिक्षण का जो गुणवत्ता है, शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। ऑप्शन 1 रिजल्ट इन एनुअल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा के परिणाम द्वारा। देखो वार्षिक परीक्षा में बहुत ही शानदार परिणाम हुआ है, इसका मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन मिल गया है, यह इंश्योर नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 2 अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा बच्चे अगर आएंगे तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि यहाँ क्वालिटी टीचिंग हुआ है। ऑप्शन 3 क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये सही बात है। कक्ष में बच्चे किस प्रकार शिक्षक के साथ पारस्परिक वार्तालाप कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसे देख करके ये जांच किया जा सकता है कि टीचिंग का क्वालिटी, टीचिंग का गुणवत्ता अच्छा है या बुरा। ऑप्शन 4 साइलेंस इन द क्लास, जिस कक्षा में कोई आवाज़ नहीं होती है, पूरा सन्नाटा छाया हुआ रहता है, इसका मतलब वो क्लास में बच्चे एक्टिव है या पैसिव है। बच्चे एक्टिव नहीं है जी, बिल्कुल पैसिव है। किसी भी तरह बच्चे अपना कक्षा को पार कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब बच्चे डर के मारे बैठे हैं, उस क्लास में ज़्यादा साइलेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 19, Which of the following is the most important characteristic of open text based assessment system? Open text based assessment यानी कि खुल करके आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट को देख करके आप लिख सकते हैं, इस प्रकार असेसमेंट लिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? लेकिन यहाँ जिस तरीके से क्वेश्चंस, सवालों को पूछा जाएगा वो बच्चा किताबों में खोल कर ढूंढ करके पाएगा ही नहीं, उसे खुद से जवाब देना है, इसी प्रकार टेस्ट लिया जाता है। ऑप्शन 1 स्टूडेंट्स बिकम सीरियस, इस प्रकार जब हम परीक्षा लेते हैं, गुणवत्ता को जांच करने का प्रयास करते हैं, तब बच्चे बहुत ही सीरियस होते हैं, यह बात गलत है। बच्चे और हुड़दंगी हो सकते हैं और शोर भी मचा सकते हैं। ऑप्शन 2 इम्प्रूव अटेंडेंस इन द क्लासरूम, किताब को देख करके खोल करके लिखेंगे, जवाब देंगे, इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ये भी बात गलत है, क्योंकि बच्चों को जब आंसर मिलेगा ही नहीं, बच्चों को जब अपना दिमाग का भरता बना करके जवाब देना होगा तो बच्चे कहाँ आएंगे, नहीं आएंगे। ऑप्शन 3 रिड्यूसेस एग्जामिनेशन एंग्जाइटी अमंग स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस प्रकार जब असेसमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसके बदौलत जो परीक्षा को लेकर के एक भय है, एक डर है, डर का माहौल बना रहता है विद्यार्थियों के बीच में, वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है, यह सही बात है। ऑप्शन 4 कंपेल स्टूडेंट्स टू थिंक, इस प्रकार जब परीक्षा लिया जाएगा, इसके माध्यम से बच्चे सोचेंगे, सोचने के लिए विमर्श हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे बच्चे सोचने के लिए, ये भी बात गलत है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 20, स्कूल एजुकेशन एम सेट, विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य है। क्या है विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य, आपको बताना है। ऑप्शन 1 हार्मोनाइजिंग द नीड्स ऑफ द चाइल्ड एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ, यानी कि स्कूल एजुकेशन का उद्देश्य है बच्चे की आवश्यकता, इसके साथ साथ समाज की जो मांग है, दोनों को पूर्ण करना। ये बात गलत है। समाज का मांग, समाज का जो नेसेसिटी है, जो डिमांड है, इसे पूर्ण करने के लिए शिक्षा नहीं दिया जाता है। याद रखिएगा, समाज का बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रहता है, एक के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ता ही जाता है। ऑप्शन 2 मेकिंग द चाइल्ड एबल टू गेट जॉब, यहाँ ये बता रहा है, हाँ ये देखो, ये जो 1 नंबर ऑप्शन है ये सही हो सकता है, ये भी सही है, काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि समाज का जो डिमांड है, समाज में किस प्रकार हमें बात करना है, थोड़ा मैं उल्टा सोच रहा था, तो वो
कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से, स्कूल एजुकेशन से दिया जाता है। समाज का एक्सपेक्टेशन भी पूर्ण करने का ही हम प्रयत्न करते हैं। जैसे हम भी बड़े होके, जब हम बच्चे थे तब हमने प्रयत्न किया था हम भी बड़े होके शिक्षक ही बनेंगे, आप भी इसी प्रकार करके आए हैं, तो ये भी बात कहीं ना कहीं सही है। ऑप्शन 2, मेकिंग द चाइल्ड एबल टू गेट जॉब, ये भी बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अल्टीमेटली हम एजुकेशन किस लिए प्राप्त करते हैं, कुछ ना कुछ हमें करना है। पापड़ तो बेलना नहीं है, जिंदगी भर बैठ के कुछ ना कुछ करना है ना, इसीलिए ना आप इतना मेहनत कर रहे हो, हम भी इतना मेहनत कर रहे हैं। प्रिपेयरिंग द स्कूल प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे का जो नीड है, बच्चे का जो आवश्यकता है, उसी के अनुसार विद्यालयी जो प्रोग्राम्स है, जो स्कूल करिकुलम है, उसे डेवलप करना है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 21, टीचर्स प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इज, शिक्षकों की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? सबसे प्राथमिक दायित्व शिक्षक का क्या होता है? ऑप्शन 1, प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, ये एक शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व है, ये बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन 2, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, जो भी पॉलिसी, जो भी नीतियां हैं, गतिविधियां डिजाइन किया गया है, उनको कार्यान्वित करना भी शिक्षक का रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आता है। ऑप्शन 3, कीपिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, बच्चों का रिकॉर्ड्स भी हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, ये भी बात सही है, इसीलिए इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाइल डीलिंग विथ इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स ए टीचर शुड, जब अनुशासनहीन विद्यार्थियों के साथ हम डील करेंगे, उनके साथ बात विचार करेंगे, तब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, पनिश देम, ये बिल्कुल नेगेटिव बात है, आप बच्चों को पनिश नहीं कर सकते, विद्यार्थियों के आप दंड नहीं दे सकते। ऑप्शन 2, टॉक विद देम एंड गाइड एंड चैनलाइज देयर पोटेंशियलिटीज इन कंस्ट्रक्टिव वेज, ये सही बात है। बच्चों के साथ जो डिसिप्लिन नहीं मानते हैं, जो अनुशासनहीन है, उनके साथ हमें बात करना पड़ेगा। इसके साथ साथ उनका जो क्षमता है, उनका जो लैटेंट पावर्स है, पोटेंशियलिटीज है, उनको एक गठनमूलक तरीके में, एक रचनात्मक तरीके से चैनलाइज भी करना पड़ेगा। उनको कैसे हम कार्य में रूपांतरित कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। ऑप्शन 2 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन 3 में है कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट देम, जो शोर शराबा करते हैं उनके अगेंस्ट में खाली प्रिंसिपल को ही कंप्लेंट करने से इसका हल निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 23, डैश मेजर द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इन ए गिवन कंटेंट एरिया, डैश में क्या बैठेगा? यानी कि एक दिए गए निर्धारित क्षेत्र में शिक्षार्थियों के अधिगम की सीमा को मापता है। अचीवमेंट टेस्ट्स, एप्टीट्यूड टेस्ट्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, रेडीनेस टेस्ट्स। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अचीवमेंट टेस्ट, क्योंकि अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि का परीक्षण, कितना बच्चे ने अचीव किया है, कितना समझ पाया है, कितना अधिगम हुआ है, उस परीक्षण के माध्यम से बच्चों का हम ये कंटेंट एरिया कहाँ तक कवर हुआ है, वो कहीं ना कहीं हम नाप तोल करने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स, प्रभावी शिक्षण का तात्पर्य क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन 1, टीचर इज एक्टिव बट स्टूडेंट्स मे और मे नॉट बी एक्टिव, जहां शिक्षक सक्रिय है किंतु विद्यार्थी सक्रिय हो सकते हैं और ना भी हो सकते हैं। ये कैसा बात है? जहां विद्यार्थी एक्टिव नहीं है, वो क्लास प्रोग्रेसिव एजुकेशन के साथ नहीं चल रहा है, वो क्लास इंक्लूसिव भी नहीं हो सकता है। चाइल्ड सेंट्रिक क्लास होना चाहिए, बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑप्शन 2, टीचर मे बी एक्टिव और इनएक्टिव बट स्टूडेंट्स आर एक्टिव, ये भी बात कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि टीचर एक्टिव भी हो सकते हैं और ना भी हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते। टीचर को एक्टिव होना पड़ेगा, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को भी एक्टिव करवाना पड़ेगा। ऑप्शन 3, टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, ये सही बात है। जहां बच्चे भी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं और शिक्षक भी सक्रिय हैं, वहीं इफेक्टिव टीचिंग संभव होता है। कहीं एक अगर पैसिव हो गया तो इफेक्टिव टीचिंग गई तेल लेने, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल इन, शिक्षण में प्रश्न पूछने का कौशल सर्वाधिक उपयोगी होता है, किस क्षेत्र में उपयोगी होता है हमें बताना है। ऑप्शन 1, एंश्योरिंग स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। यस, बच्चा अधिगम में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है या नहीं, उसे एंश्योर करने के लिए हम बच्चों से सवाल पूछते हैं, क्योंकि जो बच्चा सक्रिय होकर के श्रवण कर रहा है, सुन रहा है, वही इसका सही जवाब दे सकता है। और जो बच्चा क्लास में तो बैठा है लेकिन उसका मन कहीं और घूम रहा है, तो वो सही जवाब नहीं दे सकता। हम भले ही कितना भी कौशल प्रयोग करके, कितना भी पद्धतियों को प्रयोग करके पढ़ाएं, इसीलिए क्वेश्चनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे का ध्यान आकर्षित करने के लिए। बच्चे यहाँ कक्षा में ध्यान दे रहे हैं या नहीं, उसे इंश्योर करने के लिए हमें प्रश्न पूछना पड़ता है। मेमोराइजिंग, देखो ये तो नेगेटिव शब्द है, मेमोराइजिंग द फैक्ट्स बाय स्टूडेंट्स, ये गलत बात है, ये नेगेटिव। जब क्वेश्चन रहेगा तब इसका सही जवाब होगा, नहीं तो ये काट दो। जब भी आप क्रैमिंग, मेमोराइजिंग ऑप्शंस पाओगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, इनको फटाक से काट देना। ऑप्शन 3, मेकिंग स्टूडेंट्स डिसिप्लिन्ड, ये कोई मीनिंगफुल बात नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछने से आप किसी को डिसिप्लिन्ड, अनुशासित नहीं बना सकते। ऑप्शन 4, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, ये भी बिल्कुल गलत बात है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को परीक्षा के लिए तैयारी करवाना नहीं होता है, लेकिन वास्तव में यही होता है भारतवर्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एज ए टीचर योर मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू, एक शिक्षक के रूप में आपकी प्रमुख जिम्मेदारी है टीच योर सब्जेक्ट वेल, आपको अपना सब्जेक्ट, अपना विषय को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाना, ये आपका बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। या फिर ऑप्शन 2, इवेलुएट द स्टूडेंट्स, बच्चों को मूल्यांकन करना आपका प्रमुख दायित्व है। या फिर ऑप्शन 3, प्रमोट ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे का या फिर शिक्षार्थियों का संपूर्ण विकास को बढ़ावा देना, यह आपका प्रमुख दायित्व में आता है। या फिर ऑप्शन 4, इंक्रीज अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, कक्ष में विद्यार्थियों को अवदान में वृद्धि करना, यानी कि विद्यार्थी ज़्यादा आए, अटेंशन कक्षा में ज़्यादा दे, ध्यान केंद्रित करे, इस पर ज़्यादा बल देना। कौन सा आपका सबसे प्रमुख दायित्व होता है एक शिक्षक होने के नाते? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 3। जब हम एक शिक्षक बनते हैं तो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना हमारा प्रमुख दायित्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। द नेचर ऑफ टीचिंग जॉब इज, शिक्षण व्यवसाय की प्रकृति है। टीचिंग जॉब का नेचर कैसा है? मैनेजरियल। हम जब कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं, क्या हम एक मैनेजर के तौर पे कार्य करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक कार्य करते हैं? सर्विस ओरिएंटेड, सेवा केंद्रित कार्य करते हैं? प्रोफेशनल, व्यावसायिक। तो हम जब पढ़ाने के लिए जाते हैं ना कक्ष में, तब हम सर्विस ओरिएंटेड कार्य करते हैं, सेवा केंद्रित बातें करते हैं, हम बच्चों को, समाज को सेवा प्रदान करते हैं। इसीलिए ऑप्शन 3 होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 28, व्हाइल टीचिंग इन द क्लास, कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय यू नोटिस्ड ए फ्यू स्टूडेंट्स हु आर नॉट पेइंग अटेंशन, आपने देखा कि कुछ शिक्षार्थी शिक्षण में ध्यान नहीं दे रहे हैं। यू वुड, आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, स्कॉल्ड देम फॉर नॉट पेइंग अटेंशन, ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए आप उनको डांटेंगे। ये स्कोल्ड करने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको स्कोल्ड नहीं करना है, समझाना है। गिव ए कमेंट सीकिंग अटेंशन, ये बात सही है, आप उनको क्या कर सकते हैं? कमेंट दे सकते, क्या हो रहा है, इधर ध्यान दो, आपका ध्यान कहाँ है? आप ध्यान देने के लिए कह सकते हैं, ये सही बात है। ऑप्शन 3, गिव पनिशमेंट, ये तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते। ऑप्शन 4, रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, बात में प्रिंसिपल को खाली रिपोर्ट करने से आप किस काम के लिए गए हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हु propounded द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन का जो धारणा है ये किसने प्रस्तुत किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और इसी के साथ आज का क्लास को समाप्त करेंगे। माधुरी हैज़ नॉट बीन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, माधुरी गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पा रही है। What will you do? आप गणित पढ़ाने वाले शिक्षक हो, आप एक प्राइमरी टीचर हो सपोज, आप क्या करोगे? ऑप्शन 1, टेल द पेरेंट्स टू गिव हर एक्स्ट्रा कोचिंग, आप माधुरी के माता पिता से ये कहेंगे कि आप अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था करवा दीजिए।
माधुरी को एक्स्ट्रा कोचिंग सेंटर में भेजने लगी। ये आप नहीं कह सकते, आप किस काम के लिए हो। ऑप्शन 2, फाइंड आउट द अंडरलाइंग रीजन। इसका कारण क्या है, छुपा हुआ कारण क्या है, किस कारण से माधुरी गाणितिक जो समस्याएं हैं उनका हल नहीं निकाल पाती हैं, इसका वजह क्या है, असली वजह आप ढूंढेंगे, यही है सही जवाब। ऑप्शन 3, एडवाइस हर नॉट टू टेक साइंस स्ट्रीम लेटर ऑन। आप ये एडवाइस दोगे, ये आप उसको सलाह दोगे कि आप जब मैट्रिक HSLC क्रैक कर लोगे, पास कर लोगे, इसके बाद आप साइंस स्ट्रीम में मत जाना क्योंकि आपका मैथ बड़ा ही कमज़ोर है। ये बिल्कुल घटिया बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए पहले से। जिसका कमज़ोर है वो बाद में जा कर के बहुत ही शक्तिशाली भी हो सकता है। ऑप्शन 4, आस्क हर टू फोकस मोर एंड वर्क हार्डर। आप उसे ये कहेंगे कि आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और ज़्यादा परिश्रम करना आपको चाहिए। ये बोलने से हो जाएगा कार्य? नहीं होगा। बोलना बहुत ही आसान है लेकिन करके दिखाना उतना ही मुश्किल है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कैसे हुआ, हमें आशा है आपको मालूम पड़ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अब से अगला क्लास में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।